मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखिएगा, इस टॉपिक पर हमारा प्रैक्टिकल एज वेल एज कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न पर भी बनते हैं। बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, बट इस टॉपिक पर जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो इसको अब आपको कॉन्सेप्चुअली शुरू से लेकर हमें एंड तक इसको समझना है। मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखिएगा, हम दो तरह की कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। एक मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि हमारी वेरिएबल कॉस्टिंग पर बेस्ड है, और एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो कि हमारी टोटल कॉस्ट पर बेस्ड है, और वो टोटल कॉस्ट भी एब्जॉर्प्शन पर। यानी एब्जॉर्प्शन का बेसिक मतलब होता है हमारी सोच। एब्जॉर्प्शन का बेसिक मतलब होता है सोच। देखिए, जब भी कोई कंपनी, ध्यान से सुनना, जब भी कोई कंपनी या जब भी कोई एंटिटी अपना प्रोडक्ट बनाती है, उससे पहले वो उसकी एक कॉस्ट का एस्टिमेशन करती है अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको आज रात को सपना आया और आपने अगले दिन सुबह जाकर वो प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया। सबसे पहले बेसिकली एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब कि यार, हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट पर हमारी सोच के अकॉर्डिंग क्या क्या खर्चे होंगे और हम उस प्रोडक्ट से क्या प्रॉफिट कमा पाएंगे, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट। उसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट। फिर आप काम को एक्चुअली में स्टार्ट करते हो, और जब एक्चुअली काम को आप स्टार्ट करते हो तो उस कॉस्ट स्टेटमेंट को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। यानी काम जब एक्चुअल हो रहा है तो वो है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, और जब हम उस काम को करने के बारे में सोच रहे हैं बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो आइए, इसमें हमारे पास पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट profit, how to calculate profit by preparing income statement. How to calculate profit by preparing income statement under marginal costing, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे बनाना है एक इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, मैं क्या बनाऊंगा? एक इनकम स्टेटमेंट। लेकिन वो स्टेटमेंट किस पर बेस्ड होगा? इस अप्रोच पर बेस्ड होगा, यानी एक्चुअल डेटा पर बेस्ड होगा। मेरी कंपनी का जो एक्चुअल डेटा है उस पर बेस्ड स्टेटमेंट बनाऊंगा। दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट। आइए, सबसे पहले मैं ले लूंगा सेल्स, यानी मैंने जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बेची मल्टीप्लाई बाय उसकी सेलिंग प्राइस। number of units sold
इनटू सेलिंग प्राइस। अब मुझे पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग पर बेस्ड जब भी स्टेटमेंट बनता है तो मुझे सबसे पहले कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए अब इसमें से हम लेस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या इसको मैं एक और नाम दे देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। आइएगा, इसको मैं पहले सारा काम क्या करूंगा, इनर कॉलम में करूंगा। आ जाओ, सबसे पहले मैंने लिया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फिर उसके बाद लूंगा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर मैं क्या ले लूंगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ये आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसमें प्लस करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ध्यान से समझिएगा। ओपनिंग स्टॉक वो है जिसका प्रोडक्शन पिछले साल हो गया था, तो ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू की जाएगी वो प्रीवियस ईयर की कॉस्ट पर की जाएगी, यानी वैल्यूड एट प्रीवियस ईयर्स, वैल्यूड एट प्रीवियस ईयर्स कॉस्ट। तो आपके पास ये आ गया। देन माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स वो होगा जो आपके पास करंट ईयर का बचा होगा, यानी आपने जितना प्रोडक्शन किया प्लस जितना आपने ओपनिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, टोटल कहलाता है वो क्वांटिटी जो अवेलेबल फॉर सेल है। वापस से सुनना, आपके पास पिछले साल से इतना स्टॉक पड़ा हुआ है,
प्लस इस बार आपने ये कॉस्ट लगाई तो कुछ प्रोडक्शन हुआ होगा, यानी आपके पास अब दो चीजें हो गई हैं, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स एज वेल एज प्रोडक्शन यूनिट। इन दोनों यूनिट को मिलाकर मैं बोलता हूं यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। अब उसमें से मेरे पास हो सकता है कि सेल कम हुई हो, सेल यूनिट्स कम हो, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बच जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यूड एट करंट ईयर्स कॉस्ट, वैल्यूड एट करंट ईयर्स कॉस्ट। ये लीजिए, जब मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ। अरे ये सारी वर्किंग इनर कॉलम में चल रही है क्या? हाँ जी, देख सकते हो ना, मैंने इनर कॉलम ही बना रखा है, आउटर तो ये सेल्स लिखी हुई है मैंने बस एक। ओके सर। ये लो, मैं लाइन खींच देता हूं, ठीक है। तो आ जाइए, अब मैंने मेरे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जस्ट लाइक अ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, बस केवल वेरिएबल कॉस्ट को लेकर बना रहा हूं अभी मैं। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में मुझे पहले कंट्रीब्यूशन निकालना है, और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। आइए, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस करूंगा वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ ही लिख रहा हूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। केवल वेरिएबल खर्चे लूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल पोर्शन, सेलिंग एक्सपेंसेस का वेरिएबल पोर्शन, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का वेरिएबल पोर्शन। तो ये मेरे पास सारे वेरिएबल खर्चे आ गए। अब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये सब जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको आउटर कॉलम में ले जाओ। आप चाहो तो इसको ए भी दे सकते हो कि सेल्स ए है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका बी है। तो मैंने अब तो सेल्स में निकाल ली, और सेल्स में से मैंने एक वर्किंग इनर कॉलम में करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकाल लिया। अब अगर मैं सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। ये लीजिए, मेरे पास क्या आ गया, सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब मुझे पता है अगर कंट्रीब्यूशन में से ऑल टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट, चाहे वो फिक्स्ड फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड हो, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिक्स्ड सेलिंग हो, सारे माइनस होंगे। यानी लेस करोगे ऑल फिक्स कॉस्ट, दैट इज प्रोडक्शन, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
ये लीजिए, समझ रहे हैं, सारी की सारी फिक्स कॉस्ट, ऑल फिक्स कॉस्ट हम माइनस कर देंगे। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मेट। ये तरीका है अगर आपको प्रॉफिट कंप्यूट करना है बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच ये कहती है कि सबसे पहले सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। यही आप अभी तक भी करते आ रहे थे, बस एक फर्क आ गया कि इस बार मैंने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट ले लिया। अदरवाइज आपको ध्यान होगा, आपने पिछले जितने भी क्वेश्चन की अगर कहीं भी प्रॉफिट निकाला है तो तरीका यही था आपका, आप सेल्स उठाते थे, उसमें से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते थे, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आता था। क्योंकि अभी तक हम ये मानकर चलते थे कि जो हमारा प्रोडक्शन हुआ उतना ही हमारी सेल है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में देयर मे बी अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल, और उसी चीज को हम स्टॉक बोलते हैं। तो इन केस मान लो मैंने बनाई 18,000 यूनिट, तो मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगी होगी वो तो 18 पर लगी होगी। आप समझ रहे हो, मेरी ये कॉस्ट तो कितने पर लगी है, 18 पर, लेकिन मैंने बेचा केवल 15 है, तो वो 3 की कॉस्ट एज अ क्लोजिंग स्टॉक मुझे हटानी पड़ेगी ताकि मैं अपने इस करंट ईयर का सही प्रॉफिट निकाल पाऊं। तो वापस देख लेना, मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट निकालना है एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करके जो कि बेस्ड होगा मार्जिनल कॉस्ट। जब भी मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं एक्चुअल डेटा की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट काम होने के बाद ही बनेगा। ध्यान से समझना, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब समझते हो, काम कर चुके हो इसलिए आप ये डेटा अब बना रहे हो, और जब काम कर चुके हो तो आपको ये पता लग चुका है कि कितने ओवरहेड लगे होंगे, कितनी कॉस्ट कहां पर लगी होगी। इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा किस पर बेस्ड होता है, एक्चुअल कॉस्ट पर बेस्ड होता है। तरीका वही है, सबसे पहले सेल्स, उसके बाद सारी वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान रखना यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जितनी भी कॉस्ट आप ले रहे हो प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर निकलेगी। मटेरियल उतना लगेगा जितना मैंने प्रोडक्शन किया, लेबर कॉस्ट उतनी पे होगी जितनी यूनिट्स मैंने क्या की हैं, प्रोड्यूस की हैं। आ जाइए, फिर उसके बाद में स्टॉक का एडजस्टमेंट कर दूंगा, और जितनी भी अदर वेरिएबल ओवरहेड हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सबको पिक्चर में ले आऊंगा। तो मेरे पास मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आने के बाद में सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा, तो मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से मैं माइनस करूंगा ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, सारी फिक्स कॉस्ट में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। नोट्स, कुछ बातें आपको यहां पर क्या रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी है। देखिएगा, ध्यान से सुनना, नोट नंबर 1, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। रिद्धि कैसी बात कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर का कैसे हो सकता है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब जानते हो क्या होता है, कि ये प्रीवियस ईयर में बना होगा और बिक नहीं पाया होगा, तो जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है वो ओपनिंग बनता है।
पता है 11th क्लास से आप ये चीज पढ़ते आते हो, वैल्यूएशन केवल क्लोजिंग स्टॉक का होता है और ओपनिंग स्टॉक केवल कॉपी होता है। तो मुझे बताओ ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये कहां पर आया होगा? ये पिछले साल का क्लोजिंग होगा जिसका वैल्यूएशन पिछले साल हुआ होगा। कभी भी ध्यान रखना, चाहे अकाउंट्स हो चाहे कॉस्टिंग हो, 11th क्लास से आपको ये बातें बताई गई हैं। वैल्यूएशन केवल क्लोजिंग स्टॉक का होता है और ओपनिंग स्टॉक केवल कॉपी होता है प्रीवियस ईयर से। तो अगर मैं यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूं तो इसका वैल्यूएशन तो पिछले साल हुआ होगा। तो पिछले साल आज की कॉस्ट पर हुआ होगा कि पिछले साल की कॉस्ट पर हुआ होगा? पिछले साल की कॉस्ट पर। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होगी, कभी भी करंट ईयर पर बेस्ड नहीं हो सकती। है वो करंट ईयर का ओपनिंग बट बना तो प्रीवियस ईयर होगा, तो कॉस्ट वो लगी होगी जो प्रीवियस ईयर में लगी होगी आपकी। ठीक है, आ जाइए। नोट नंबर 1 लिखें, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट is based on the nature of expenses. आ जाइएगा, अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से पहला नोट आपका मैंने लिखवा दिया है। आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल पर कॉस्ट के कुछ क्लासिफिकेशन पढ़े थे, हालांकि मैं आपको लेवल पर भी सारे कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारे फर्स्ट चैप्टर में फिर वही कॉस्ट क्लासिफिकेशन आएगा। तो वहां आपने ये पढ़ा होगा कि कुछ कॉस्ट होती है जो फंक्शन के आधार पर क्लासिफाई होती है, कुछ कॉस्ट होती है जो उसके बिहेवियर या नेचर के आधार पर स्पेसिफाई होती है। नेचर का मतलब हो गया उसका बिहेवियर। तो बिहेवियर के आधार पर अगर आप लोगों को अपना बचपन याद है यानी फाउंडेशन, तो बिहेवियर के आधार पर कॉस्ट को 3 भागों में बांटा जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। और आपको ये भी पता है कि सेमी वेरिएबल के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। अल्टीमेटली आप ध्यान से देखो, मैंने इस स्टेटमेंट को जो बनाया है ना वो एक्सपेंसेस के बिहेवियर वाइज बनाया है, यानी मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट को एक जगह रखा और सारी फिक्स्ड कॉस्ट को एक जगह रखा। इसे बोलते हैं स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द एक्सपेंस। तो याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट जो बनता है वो किसके आधार पर बनता है? एक्सपेंस बिहेवियर या नेचर पर। और जब मैं अगला पढ़ाऊंगा ना एब्जॉर्प्शन, वो बनेगा हमेशा फंक्शनल बेसिस पर, यानी वहां पर जब मैं अपना स्टेटमेंट बनाऊंगा तो वो फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन पर बनता है। तो 2 इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे यहां पर कि मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट तो नेचर ऑफ एक्सपेंसेस यानी बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन को बताता है, जबकि अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो वो हमेशा क्या बताएगा? फंक्शनल वाइज क्लासिफिकेशन बताएगा। वो जब मैं आपको बनाऊंगा तब वही उसका नोट डलवाऊंगा। आइए नोट नंबर 2 लिखे, अंडर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, under marginal cost statement actual cost incurred during the period. Under marginal cost statement, actual cost incurred during the period should be considered.
हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, ये स्टेटमेंट एक्चुअल कॉस्ट को लेकर बनाया जाता है। ठीक है, कॉस्ट एक्चुअल होती है और एक एस्टिमेटेड होती है, ध्यान है, प्री डिटरमिन कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट जो स्टेटमेंट है वो हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पर बेस्ड होता है। और यहीं पर मैं आपको दूसरी बात भी बता देता हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट हमेशा प्री डिटरमिन कॉस्ट पर बेस्ड होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट तो बनाया जाता है एक्चुअल कॉस्ट पर, और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया जाता है प्री डिटरमिन कॉस्ट को काम में लेते हुए। लिखें नोट नंबर 3। Valuation of stock under marginal costing. Valuation of stock under marginal costing will be based on variable cost of goods produced या ऑब्लिक, ये हर एक नोट, हर एक एमसीक्यू को बताता है। अंडरलाइन, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम जब स्टॉक लिख रहे हैं तो केवल हमने वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हुए ही लिखा है, फिक्स कॉस्ट इस स्टेटमेंट में अभी तक कहीं नहीं आई। तो जब मैं यहां पर अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करूंगा तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट पर होगा। ऑन द अदर हैंड, जब यही चीज मैं एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में ले जाऊंगा तो वहां पर ये नोट चेंज हो जाएगा और वहां पर वेरिएबल कॉस्ट के बजाय टोटल कॉस्ट पर वैल्यूएशन होगा, यानी वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड दोनों को लेकर वैल्यूएशन होगा। लिखें नोट नंबर 4। हाउ टू कैलकुलेट। सर हाँ जी, सर ये जो अपन ने जो स्टॉक का करा ना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट में, हाँ वो सिर्फ ऊपर वाले में होगा ना, नीचे फिक्स्ड वाले में तो सिर्फ सारे एक्सपेंसेस ही आएंगे ना, सेलिंग और वो सब। एक बात बताओ, स्टॉक तो एक ही बार कैलकुलेट होगा ना, स्टॉक दो बार कैसे हाँ आएगा आपके बिजनेस का? स्टॉक तो बस हो गया यहाँ पर वैल्यूएशन। आ जाइए, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय number of units produced into ये लीजिए, सिंपली हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी वो इतनी यूनिट पर लगी, तो इससे मेरे पास पर यूनिट की रेट आ गई। मैंने टोटल इतनी वेरिएबल कॉस्ट लगाई और उस वेरिएबल कॉस्ट को लगाकर मैंने क्या कर लिया, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड निकाल से डिवाइड कर दिया, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैंने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब क्या आ गया, पर यूनिट कॉस्ट। और
अब मेरे पास इतनी यूनिट्स का क्या बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो पर यूनिट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से, तो मेरे पास क्या आ गई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। पॉइंट नंबर 5, how to calculate units of closing stock if not given। कई बार ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट वो गायब कर दे, तो जब तक यूनिट नहीं आएंगी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यूनिट्स कैसे निकालूंगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स। समझ रहे हैं? आपको क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट निकालनी है तो सबसे पहले ये देख लो, आपके पास इतनी यूनिट्स का तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, प्लस करंट ईयर के दौरान आपने इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली, तो आपके पास ये टोटल यूनिट हो गई, विच इज कॉल्ड यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। कि आपके पास इतनी तो पिछले साल की बची हुई थी, तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक बन गया। इतनी आपकी प्रोडक्शन यूनिट आपने इस बार की है, तो ये आपके पास आ गई टोटल अवेलेबल यूनिट्स। इसमें से आपने इतनी यूनिट्स को बेच दिया, इसमें से आपने इतनी यूनिट्स को बेच दिया, तो अब आपके पास जो बचा वो आपके पास आ गई यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर यूनिट आ गई तो आप आसानी से उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हो। नोट नंबर 6, वैल्यू ऑफ opening stock of, value of opening stock of finished goods based on variable cost of production previous year या previous period। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक वो है जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है, तो वो ओपनिंग स्टॉक बन तो पिछली बार गया होगा, तो उसका वैल्यूएशन प्रीवियस ईयर की वेरिएबल कॉस्ट पर होता है। क्यों? क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कुछ वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस हो गई हो। मान लो फॉर एग्जांपल मेरी वेजेस की रेट बढ़ गई, तो मेरी करंट ईयर की वेजेस कॉस्ट अलग है, लेकिन प्रीवियस ईयर में वेजेस रेट अलग थी, तो उसकी वेजेस कॉस्ट अलग होगी। तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को भी करंट ईयर पर ले लूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट ईयर में वेजेस कॉस्ट इंक्रीज हुई है, जबकि प्रीवियस ईयर में वेजेस कॉस्ट कम थी। तो ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक का अगर वैल्यूएशन करना पड़ जाए तो वो हमेशा प्रीवियस ईयर की कॉस्ट पर होगा, वो हमेशा प्रीवियस ईयर की कॉस्ट पर होगा, करंट ईयर की कॉस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सर वो प्रोड्यूस तो पिछले साल हुई। बिल्कुल, पिछले साल प्रोड्यूस हुआ था, इस बार तो सिर्फ हम उसको बेचेंगे ना, तो भाई कॉस्ट तो इस पर वही, इस बार कोई कॉस्ट कैसे लग सकती है?
जब वो प्रोड्यूस हुई इस साल, जब वो प्रोडक्ट पिछले साल ही बन गया था तो कॉस्ट तो पिछले साल ही लगी थी ना, तो मैं इसका वैल्यूएशन केवल और केवल लास्ट ईयर की कॉस्ट पे ही कर सकता हूं। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। ये स्टेटमेंट बनेगा और इस स्टेटमेंट के बाद ये कुछ नोट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं बाय प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। लिखें पॉइंट नंबर 2। सेकंड पॉइंट मतलब मेन, ये देखो फर्स्ट लिया था मैंने, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। लिखें हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट by preparing income statement. How to calculate profit by preparing income statement under absorption costing। दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें जो इनकम स्टेटमेंट है वो किस पर बनाना हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर बनाना हो। अंडरलाइन कर लो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं, फिर उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं लूंगा सेल्स। इसको मैंने आउटर कॉलम में डाल दिया। ए हेडिंग दे देता हूं। अब मैं लूंगा टोटल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल पर नहीं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट टोटल कॉस्ट पर बेस्ड होता है। आइएगा ध्यान से समझते चलना। सबसे पहले मैंने ले लिया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ जी मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये प्री डिटरमिन कॉस्ट पर होता है, बट कैसे मैं आपको समझाऊंगा। अभी पहले एक बार मैं इसको लिख दूं, वेरिएबल ये हो गया वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड फैक्ट्री या प्रोडक्शन। बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन रेट।
बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन रेट। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी लेटर ऑन बात करूंगा, एब्जॉर्प्शन रेट सब नीचे समझाऊंगा नोट डाल डाल के। बस केवल अभी एक बार मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं। यहां पर चूंकि मैं वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों को लेकर चलता हूं, तो मैं जब टोटल कॉस्ट निकालूंगा तो मटेरियल आ गया, लेबर आ गई, एक्सपेंस आ गए, वेरिएबल फैक्टरी भी यहीं आ गए और फिक्स्ड फैक्टरी भी यहीं आ गए, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन रेट पर बेस्ड होंगे। सर ये एब्जॉर्प्शन रेट क्या होती है, इसको अपन आगे समझेंगे बच्चों, अभी इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ जी बोलो। सर एक बार है ना जो 6 पॉइंट करवाया था ना आपने नोट का, 6 पॉइंट ये वाला। हाँ इसमें आपने यही कहा था ना कि मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है वो पहले अगर जो प्राइस थी कम होगी और अभी अगर ज्यादा होगी तो अपन उसको उस पे वैल्यू करेंगे, जो कम वाली है बिल्कुल, कम वाली पे वैल्यू करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो कम थी ना भाई। समझो, ओपनिंग स्टॉक केवल कॉपी होता है, कभी भी वैल्यूशन नहीं हो सकता उसका। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा। ओपनिंग स्टॉक केवल कॉपी होता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है। हाँ। अब मैं आपको ये बोलूं कि मान लो प्रीवियस ईयर में आपकी वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए थी और करंट ईयर में वेरिएबल कॉस्ट 14 हो गई, तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक 12 पे लोगे कि 14 पे लोगे? 12 पे। बस मैं वही चीज बोल रहा हूं कि उसका हाँ। वैल्यूशन प्रीवियस ईयर की कॉस्ट पर होना है, करंट ईयर से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ मतलब सर जैसे करंट ईयर में कुछ भी दे रखा हो अपन को ओपनिंग स्टॉक पहले वाला ही लेना है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ, बस ओपनिंग हाँ स्टॉक सर। प्रीवियस ईयर की कॉस्ट पे लेना है अपने को बस। ओके। क्योंकि मे बी पॉसिबल करंट ईयर में रेटें चेंज हो गई हो आपकी। सर स्क्रॉल। क्या हुआ? हाँ सर। आइए चलिए, अब हम कहां तक पहुंच गए? फिक्स्ड फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड तक आ गए। ये मेरे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये फिक्स फैक्ट्री के ऑब्लिक में ये प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री को प्रोडक्शन भी बोला जाता है, फाउंडेशन में आप लोग पढ़ के आए हैं इनको। फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ओवरहेड, कई नाम होते हैं इसके। फैक्ट्री ओवरहेड भी बोला जाता है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोला जाता है। तो मैंने ये दो नाम लिख दिए जो ज्यादा यूज होते हैं। कल को मे बी पॉसिबल वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल दे तो वो भी यही है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आइएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद यहां पर ऐड करूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बेस्ड ऑन प्रीवियस पीरियड, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूशन केवल और केवल प्रीवियस पीरियड पर बेस्ड हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बेस्ड ऑन करंट पीरियड। ये लीजिए, मैंने ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया, तो मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर एक बार स्क्रॉल करना थोड़ा सा ऊपर। एक मिनट, ये लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एड ऑब्लिक लेस, एडजस्टमेंट ऑफ
over absorption or under absorption of adjustment of over absorption or under absorption of production overheads. ऐड भी हो सकता है, लेस, लेटर ऑन बात करेंगे ये क्या होता है, क्यों एडजस्ट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। सिर्फ अभी आप फॉर्मेट लिख रहे हो, नो क्वेरी। क्या होता है, कैसे आता है, क्यों एडलेस हो रहा है, मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये लीजिए, ये आपने एडजस्ट कर दिया, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ऐड या प्लस। अब आप यहां पर बाकी के जो भी खर्चे हैं वो ले लोगे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वेरिएबल और फिक्स्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल और फिक्स्ड। जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हुए हैं, चाहे वो वेरिएबल नेचर हो चाहे वो फिक्स्ड नेचर हो, और जो भी आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, चाहे वो वेरिएबल नेचर हो चाहे वो फिक्स्ड हो। अब आपने जब सारे खर्चों को और इनको जोड़ दिया तो ये आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट। यही आपको निकालनी थी, इसको हम ले गए आउटर कॉलम में। अब अगर आप सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ गया। ये लीजिए, ये आपका प्रॉफिट आ गया अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पर है, यहां तक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। फिर एडजस्टमेंट करूंगा ओवर एब्सॉर्प्शन और अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, तो एक एडजस्टेड वैल्यू आ जाएगी। फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करूंगा, वेरिएबल और फिक्स्ड, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करूंगा, वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों। ठीक है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी। आपने आउटर कॉलम में ऑलरेडी सेल्स लिख रखा है। अब सेल्स में से ये जो बी पार्ट आपका है, जिसको आपने टोटल कॉस्ट हेडिंग दी थी, वो माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आपका बना इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, कि अगर आपको एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करके अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो इनकम स्टेटमेंट इस तरह से बनेगा आपका। सर इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड और लेस कर अपन एडजस्टमेंट ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन, तो उससे क्या आया? कुछ नहीं आया, बस एक एडजस्टेड वैल्यू आएगी, नाम नहीं होता उसका कुछ भी, इसलिए मैंने कोई नाम नहीं दिया उसका, केवल एक एडजस्टेड वैल्यू आती है बस। ये बोलो, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? अब इस सर दोनों के क्वेश्चन कराओगे ना? अरे भाई रिद्धि, मुझे एक बात बताओ, अभी तक ऐसा कौन सा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया जिसका मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया हो आपको? ये बताओ पहले तो मुझे। सर सबके कराएं। आपकी बुक में तो मैं एग्जाम्पल बना के करा देता हूँ, मैं करवाऊंगा। अभी तो बहुत बातें बाकी हैं, अभी तो ये सब क्या होता है हमने इस फॉर्मेट को समझा ही नहीं है। अभी तो हमने केवल इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट बनाए, ये कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे, और ये जो स्टेटमेंट यहाँ बनवा रहा हूं ना, ये आने वाले आपके 3 चैप्टरों में बार बार काम आएंगे। तो यहां पर मैं आपको समझा के आगे चलूंगा तो मुझे आगे ऑटोमेटिकली कम बताना पड़ेगा, लेकिन पहले हम समझे तो सही कि भाई इनके टॉपिक के मीनिंग क्या है। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बनाने हैं। चलिए, क्लियर है बिल्कुल? कल हम इसके भी नोट डाउन करेंगे कि क्या नोट है, कैसे ये हमने अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन किया, क्या स्टॉक का वैल्यूएशन है, फिर आगे चलेंगे हम। फिर वो स्क्रॉल नीचे सर नोट लिखवा लो, अभी टाइम